गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोग लैक कल्टीवेशन, लैक कल्चर जो है ये अपन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसका एक जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट लैक इंसेक्ट के बारे में कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, मेल और फीमेल इंसेक्ट अलग अलग हैं, किसका साइज कितना है, कौन विंगलेस है, किसके अंदर विंग्स प्रेजेंट है, लैक जो है ये किस तरीके से निकलता है, इसका यूज क्या है, सारा का सारा हम लोग लास्ट क्लास के अंदर डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग लैक कल्टीवेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इन टुडेज क्लास वी विल स्टार्ट विद लैक कल्टीवेशन। तो जो आपका जो लैक कल्टीवेशन जो है ये दो तरीके से करते हैं। ठीक है, लैक कल्टीवेशन जो है इसके दो तरीके हैं। एक तो है आपका नेचुरल मेथड एंड सेकंड वन इज द आर्टिफिशियल मेथड। तो लैक कल्टीवेशन के ये दो तरीके हैं, दैट इज द नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल वन। लेकिन इसके अंदर जो सबसे रिलायबल जो मेथड जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड और रिलायबल मेथड जो है इनके अंदर वो है आपका आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड के अंदर क्या होता है, जो होस्ट प्लांट है, ठीक है, होस्ट प्लांट की जो स्मॉल ट्विग्स हैं उनको टाई किया जाता है दूसरे प्लांट के साथ इस तरीके से कि मतलब ये जो होस्ट प्लांट की जो वहाँ पर क्योंकि ट्विग्स पर वो इंसेक्ट मतलब ये जो लैक इंसेक्ट है जो लैक का प्रोडक्शन करता है वो करता था। तो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में क्या होता है कि जो स्मॉल ट्विग्स हैं आपके होस्ट प्लांट की उन्हें टाई कर देते हैं दूसरे प्लांट के साथ, जिससे कि क्या ये जो निम्फ है, अब आप अगर लास्ट क्लास पढ़कर आए होंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है निम्फ क्या है। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपके साथ, वो जो लार्वा जो 6 हफ्ते बाद 250 से 300 अंडे देते थे वो लोग अपने उस लैक चैम्बर के अंदर, तो आफ्टर 6 वीक वो जो उसको निम्फ कहा जाता था जो एग हैच्ड आउट होते थे। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो ट्विग्स किया जा रहा है होस्ट प्लांट की ब्रांच को जो दूसरे प्लांट के साथ ट्विग कर रहे हैं हम आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन के अंदर, उसका रीजन ये है जिससे कि ये जो निम्फ जिस होस्ट प्लांट पे था ये इजी गोइंग आपके दूसरे प्लांट पर भी मूव कर सकें थ्रू स्वार्मिंग। एक वर्ड यहां पर हम यूज करेंगे, अभी सिर्फ सुन लो आप लोग, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द राइटिंग सेक्शन। ये वर्ड यहां पर यूज होगा स्वार्मिंग। स्वार्मिंग का मतलब ये होता है कि झुंड में मूव ऑन करना। ठीक है, मतलब एक अकेला निम्फ नहीं जाएगा, ग्रुप्स के अंदर ये एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं। तो मैंने बताया कि सिंपल सी इसमें रट्टा ऐसे देखो, ऐसे समझ सकते हो आप कल्टीवेशन। मैं सिंपली इसे लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसे बाद में डिटेल में लिखूंगी मैं। दो तरीके हैं, नेचुरल वन एंड एक आर्टिफिशियल। तो कैसे क्या होता है अपन को सब पता ही है, अपन ऑलरेडी लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिफिशियल तरीका जो है ये ज्यादा रिलायबल और ज्यादा डेवलप्ड टेक्नोलॉजी मतलब ज्यादा डेवलप्ड है। इसके अंदर क्या होता है, जो आपका होस्ट प्लांट है इसके जो स्मॉल ट्विग्स होते हैं ब्रांचेस के, दे टाइड विद अदर प्लांट। तो जिससे कि क्या होगा, ये निम्फ जिस होस्ट प्लांट पे रह रहा है अब ये स्वार्मिंग के थ्रू, स्वार्मिंग यानी कि ग्रुप के अंदर इस होस्ट प्लांट से, इस होस्ट प्लांट की जो ट्विग्स हैं ये दूसरे प्लांट के साथ हमने टाई अप कर दी है ना, तो ये यहां पर चली जाएंगी। ठीक है, और आपका ये जो आफ्टर द प्रोपोगेशन आपका इंसेक्ट जो है लैक का सिक्रीशन करता है और इसे एडिक्वेट टाइम पर कलेक्ट किया जाता है, इसे हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। समझ में आया? आफ्टर द प्रोपोगेशन द लैक इट इज सीक्रेटेड बाय द इंसेक्ट विच इज कलेक्टेड एट द एडिक्वेट टाइम, इसे हम टर्म यूज करते हैं हार्वेस्टिंग। ठीक है, अभी स्वार्मिंग क्या है आपको समझ में आ गया होगा। होस्ट प्लांट से जो निम्फ का ग्रुप जो है मूव कर रहा है अदर प्लांट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है बिफोर स्वार्मिंग और एक है आफ्टर स्वार्मिंग। बिफोर स्वार्मिंग जो लैक का जो सिक्रीशन होता है इसको इमेच्योर लैक, ठीक है, और आरी लैक भी कहा जाता है। और आफ्टर स्वार्मिंग, स्वार्मिंग के बाद जो लैक का सिक्रीशन होता है उसे हम बोलते हैं मैच्योर लैक। ठीक है, इमेच्योर लैक और मैच्योर लैक क्या है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, एक है आपका सीड लैक। सीड लैक क्या है,
द लैक विच इज फर्स्ट कलेक्टेड, सबसे पहले जो लैक, इनिशियली कलेक्टेड लैक जो है उसे हम बोलते हैं सीड लैक, और जब इसको प्यूरिफाई कर दिया जाता है आफ्टर प्यूरिफिकेशन इसे कहा जाता है बटन लैक, ठीक है। एंड द लैक विद मेनी इंप्यूरिटीज दे आर कॉल्ड किरी लैक। यहां तक चीज समझ में आई? सिंपल सी चीज, लैक कल्टीवेशन के दो तरीके हैं, ठीक है। लैक इज कल्टिवेटेड बाय बोथ द मेथड, दैट इज द नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल, बट आर्टिफिशियल मेथड इट इज कंसिडर्ड more reliable and the developed. What happened in the artificial lac cultivation? In artificial lac cultivation, small twigs of the host plant they tied with the other plant, जिससे क्या होगा, ये जो nymph है ये आपके थ्रू स्वार्मिंग आपके इस होस्ट प्लांट से दूसरे पर इजी गोइंग मूव कर सके। फिर आफ्टर द प्रोपोगेशन आपका जो लैक जो है इट इज सीक्रेटेड बाय द एंड इट इज कलेक्टेड एट एडिक्वेट टाइम, उसे बोलते हैं हार्वेस्टिंग। और जो लैक स्वार्मिंग के पहले सीक्रेट हो रही है उसे तो बोलेंगे इमेच्योर लैक, और जो लैक आफ्टर द स्वार्मिंग सीक्रेट हो रही है उसे बोलेंगे मैच्योर लैक। और इनिशियली सीक्रेटेड लैक जो सबसे पहले कलेक्टेड लैक जो की गई है, इनिशियली कलेक्टेड लैक इज नोन एज द सीड लैक, एंड आफ्टर द प्यूरिफिकेशन इट इज कॉल्ड द बटन लैक। एंड किरी लैक इज लैक विद मैनी इंप्यूरिटीज, ऐसी लैक इसके अंदर बहुत सारी इंप्यूरिटीज है, प्यूरिफिकेशन बिल्कुल नहीं है उसे बोलते हैं किरी लैक, ठीक है। यहाँ की चीजें समझ में आई आपको? पहले अपन इतना नोट आउट करने के बाद आगे मूव ऑन करेंगे। तो लिखिए लैक कल्टीवेशन के अंदर लैक इज कल्टीवेटेड बाय बोथ मेथड्स। ये दोनों मेथड्स कौन से हैं? दैट इज द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है। इन दोनों तरीके से लैक का कल्टीवेशन किया जाता है, दैट इज द नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल मेथड। लेकिन इसके अंदर जो बट आर्टिफिशियल मेथड इट इज कंसिडर्ड मोर रिलायबल एंड डेवलप्ड। इसके अंदर ये लिखिए, तो इन आर्टिफिशियल मेथड व्हाट डज वी डिड, स्मॉल ट्विग्स ऑफ होस्ट प्लांट it tied with the other plant. In such a way that later twig meet, ठीक है, दे टच लेटर एट मैनी प्लेस इन सच अ वे दैट, ये लिखो, दे टच लेटर एट मैनी प्लेसेस, इस तरीके से इनको टाई किया जाता है, ठीक है। ये जो कर रहे हैं इससे क्या होगा, मैंने आपको बताया कि इससे क्या होगा, दिस फैसिलिटेट easy entry of lymph into the another host through swarming। इससे जो nymph है ये easy going आपके दूसरे host plant के अंदर भी एंटर कर जाएगा थ्रू swarming। swarming यानी कि ग्रुप में मूव करते हैं ये, तो लिख लीजिए
दिस फैसिलेट easy entry of nymph into other host through swarming. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, आफ्टर, हम लोग हार्वेस्टिंग क्या डिस्कस कर रहे हैं, आफ्टर प्रोपोगेशन लैक इज सीक्रेटेड, लैक इज सीक्रेटेड बाय इंसेक्ट and collected at adequate time, इसे हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग क्या है ये क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने इमेच्योर लैक और मैच्योर लैक के बारे में डिस्कस किया था, तो लिखिए लैक प्रोड्यूस्ड बिफोर स्वार्मिंग, स्वार्मिंग के पहले वाला जो लैक है इसे कहते हैं, इट इज कॉल्ड इमेच्योर लैक, एंड लैक प्रोड्यूस्ड आफ्टर स्वार्मिंग इसे कहा जाता है, इट इज कॉल्ड मैच्योर लैक। ठीक है, नेक्स्ट था आपका सीड लैक क्या होता है। तो इनिशियली कलेक्टेड लैक जो है इसे हम बोलते हैं सीड लैक। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इनिशियली कलेक्टेड लैक it is called seed lac, और इसको आफ्टर प्यूरिफिकेशन होता है बटन लैक, एंड आफ्टर प्यूरिफिकेशन it is called button lac, and lac with many impurities it is called कीरी लैक। ठीक है, ये भी लिख लो, एंड लैक विद मैनी इम्प्यूरिटीज इट इज कॉल्ड क्लियर। आया आपको यहां तक समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, ये मैं आपको लास्ट क्लास के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं कि आपके टोटल वर्ल्ड के अंदर जितना लैक प्रोडक्शन होता है, मोर देन मतलब ऑलमोस्ट आपका 75% लैक प्रोडक्शन इंडिया के अंदर ही होता है, ये बताया था। इसमें इंडिया के अंदर भी लार्जेस्ट लैक प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? सबसे पहले झारखंड, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के अंदर, पॉलिश के अंदर, वार्निश के अंदर, बैंगल्स के अंदर, आपके क्या बोलते हैं कॉस्मेटिक्स के अंदर, सारा का सारा हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट उसने कुछ बुक्स इस तरीके से भी बताती हैं 75% है, ये भी याद रखना। कई बार ऑप्शन इस तरीके से भी पूछते हैं कि लगभग इंडिया के अंदर हर साल 2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ केजी, 2 करोड़ किलो लैक का प्रोडक्शन होता है हर साल, जो कि आपके वर्ल्ड का जो टोटल लैक प्रोडक्शन है उसका 60% से ज्यादा है। अभी वैसे तो हमने एग्जैक्ट डाटा पढ़ा था, 60% से ज्यादा में कितना, अप्रोक्सीमेट 75% होता है, लेकिन इसमें कुछ बुक्स भी लिखती हैं तो उसको भी याद करना, हो सकता है कई बार ऑप्शन में ऐसे आ जाए। तो मोर देन 60% जो 2 करोड़ किलो लैक का जो प्रोडक्शन हो रहा है पर ईयर, ये आपका जो वर्ल्ड लैक प्रोडक्शन है इसका मोर देन 60% है। एक याद करने वाली चीज ये, अपन ने सिर्फ वहां पे ये पढ़ा था, वैसे मैंने शायद आपको वर्बली बोल दिया था
कि सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा लैक प्रोड्यूसिंग स्टेट इज द झारखंड। कितना है ये लिखो। तो इंडिया के अंदर टोटल जितना लैक प्रोडक्शन होता है उस लैक प्रोडक्शन का 50% लैक प्रोडक्शन मतलब आधा सिर्फ आपके झारखंड के अंदर एक नागपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां से होता है। नागपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ये याद रख लेना, ठीक है। इंडिया के अंदर जितना लैक प्रोडक्शन हो रहा है उसका 50% प्रोडक्शन झारखंड के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है नागपुर डिस्ट्रिक्ट, सिर्फ वहां से होता है। क्लियर। और इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये जो है और सारे ये सब इस पे वो कंसिडर करें कि कैसे इसके कल्टीवेशन को, कैसे लैक प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। क्लियर। इट इज़ ऑल अबाउट द लैक कल्टीवेशन और द लैक कल्चर। क्लियर। अब नेक्स्ट जो है लैक कल्टीवेशन भी यहाँ पर अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं, एपीकल्चर अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक तो आपका बचता है इसके अंदर पिसीकल्चर, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर है फिशरीज वाला। लेकिन उसके पहले अपन ने उसके कुछ चीज़ें मैंने बोला था थोड़ा सा एक साथ हो जाएगा, एलिफेंट और वो सब जब पढ़ रहे थे तो एक साथ बोरिंग सी चीज़ें हो जाएंगी। तो अब पहले बीच का थोड़ा सा वो सेक्शन जो अपना रह गया वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो वो अपन पोल्ट्री पढ़ते हैं शुरुआत में, ठीक है। क्या होता है उसे हम डिस्कस करेंगे। ये नोट आउट कर लिया क्या सभी स्टूडेंट्स ने? हटा दूँ इसे मैं? चलिए। तो सभी स्टूडेंट्स आप लोग हेडिंग डालिए, दैट इज द पोल्ट्री। सुन लो, उसके बाद अपन पूरा आराम से लिखेंगे इसे, ठीक है। तो पोल्ट्री एग्जैक्टली है क्या? तो इट इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल्स, यानी कि डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स का क्लास है विच आर यूज्ड, मतलब उसका जो हम लोग उसको जो यूज उसके फूड यानी कि उसके मीट के लिए और उसके अंडे के लिए की जाती है, ठीक है। तो पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ फाउल यानी कि बर्ड्स विच आर यूज्ड, उनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? विच आर यूज्ड फॉर फूड और फॉर देयर एग, ठीक है। अब इसके अंदर इस क्लास ऑफ बर्ड्स के अंदर कौन कौन सी बर्ड्स इंक्लूड है? तो दिस इंक्लूड, पोल्ट्री के अंदर जो इंक्लूजन है इट इज चिकन, मुर्गी का बच्चा, ठीक है, चिकन एंड डक, ये इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। बट समटाइम इट इंक्लूड टर्की एंड गीस, ये भी इंक्लूड कर लिया जाता है। समझ में आया? सिंपल सी चीज, पहले पोल्ट्री के बारे में मैंने बताया कि पोल्ट्री जो है डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स की एक क्लास है जिनको फूड और उनके एग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्लास ऑफ बर्ड्स है इसके अंदर क्या क्या, इट टिपिकली इंक्लूड चिकन एंड डक, बट समटाइम इट इंक्लूड गीसी एंड टर्की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि ये जो वर्ड है ना पोल्ट्री, इसका मतलब ये होता है, वैसे द वर्ड पोल्ट्री इट ऑफन, मतलब इसका मतलब ये भी होता है कि इट ऑफन रेफर टू द मीट ऑफ ओनली दीज बर्ड्स। पोल्ट्री के अंदर जो बर्ड्स इंक्लूड है ना, जो मैंने बताई, सिर्फ इनके मीट के लिए भी इस वर्ड को रेफर किया जाता है, बट इन अ मोर जनरल सेंस इट रेफर फॉर द मीट ऑफ अदर बर्ड्स टू। वैसे स्ट्रिक्टली मतलब देखा जाए तो बर्ड्स के मीट के लिए इस वर्ड को यूज किया जाता है पोल्ट्री, लेकिन एक जनरल सेंस के अंदर इसके अलावा भी जो दूसरे बर्ड्स हैं उनके मीट के लिए भी इस वर्ड को यूज किया जाता है। आपका जो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, अब ये सुनिएगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द पोल्ट्री फार्म, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पहले पोल्ट्री से मतलब जो, वैसे इंडिया के अंदर अगर बात करें ना तो इंडिया के अंदर पोल्ट्री मतलब है, आप मुर्गी पालन नहीं समझते होंगे आप पोल्ट्री फार्म का मतलब, क्योंकि इंडिया के अंदर पोल्ट्री का मतलब है डोमेस्टिकेशन ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ चिकन फॉर देयर एग और फॉर देयर मीट।
इंडिया के अंदर पोल्ट्री का मतलब यही माना जाता है कि ये मुर्गियां जो है, चिकन को उसका पालन उसको पालना उनके अंडों के लिए और उनके मीट के लिए। ठीक है, खैर ये भी मैं आपको लिखवाऊंगी बाद में, ये है बुक्स के अंदर एज इट इज रिटन। तो इतना मैं जो ना कि पोल्ट्री का क्या क्या नहीं है ये अपन नोट आउट कर लेते हैं। उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। तो सबसे पहले देखिए क्या है, तो पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स। पोल्ट्री इज क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए, डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स की वो क्लास है विच इज यूज्ड फॉर फूड और फॉर देयर एग। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा ये लिख लीजिए, दिस इंक्लूड दिस टिपिकली इंक्लूड लिखो, इट टिपिकली इंक्लूड, टिपिकली तो इसके अंदर क्या क्या है पोल्ट्री के अंदर, टिपिकली इट इंक्लूड चिकन एंड डक, बट समटाइम और कौन सी बर्ड्स भी इसके अंदर इंक्लूड कर ली जाती है, बट समटाइम्स इट इंक्लूड टर्की एंड गीस, इसे भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक और जो मतलब है आपके पोल्ट्री वर्ड का, इसका मतलब क्या है लिख लीजिए, पोल्ट्री ऑफन रेफर्स टू द meat of poultry world, it often refers to the meat of this birds only, but more in a general sense it refers to the meat of other birds too। मतलब दूसरे बर्ड्स के मीट को भी हम ये टर्म यूज कर लेते हैं, बट इन अ जनरल सेंस इट रेफर्स टू द मीट ऑफ अदर बर्ड्स टू। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं, नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। क्या क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। ये नोट आउट कर लिया सभी स्टूडेंट्स ने, हटा दूं? तो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, सबसे पहला तो है सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड। मतलब जो ब्रीड आप यूज कर रहे हैं वो स्यूटेबल हो, स्यूटेबल से मतलब है उसका प्रोडक्शन जो है, यील्डिंग कैपेसिटी जो है अंडर दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन वो आपकी अच्छी हो, ऐसी क्वालिटी की ब्रीड को सिलेक्ट कीजिए और जिसके अंदर डिजीज के लिए भी रेजिस्टिविटी हो। तो सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड। नेक्स्ट इज द प्रॉपर एंड सेफ फार्म एनवायरमेंट। थर्ड वन, प्रॉपर फीडिंग हो जो उनको चाहिए एंड प्रॉपर वाटर रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल हो, हाइजीन लेवल अच्छा हो, हेल्थ केयर जो है इस पर ध्यान दिया जाए। दे आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। बिल्कुल वही सब पॉइंट्स हैं जो अपन ने फार्म मैनेजमेंट और फार्मिंग्स में, डेयरी फार्म मैनेजमेंट वगैरह में पढ़ा था। क्या क्या था उसमें भी, सिलेक्शन ऑफ ब्रीड था, सिलेक्शन ऑफ ब्रीड में वही ना, डिजीज रेजिस्टिविटी हो, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, ये था एक कंपोनेंट। हाउसिंग था, तो प्रॉपर एंड सेफ फार्म एनवायरनमेंट। फिर आपका नेक्स्ट फीड था, तो फीडिंग एंड द वाटर अवेलेबिलिटी, प्रॉपर वाटर। फिर आपका हाइजीन लेवल था कि हैंडलर और उसका सब, तो इसमें भी हाइजीन हो गया। फिर इसमें था ना प्रॉपर इंस्पेक्शन, वेटनरी डॉक्टर की विजिट, तो हेल्थ से रिलेटेड था, तो इसमें भी हेल्थ, वही सारे फैक्टर्स हैं आपके इसके अंदर भी। तो मतलब जो अपन ने डेयरी फार्म, ये फार्म मैनेजमेंट ऑफ द फार्म वही कंपोनेंट्स हैं, तो लिख लीजिए व्हाट आर द कंपोनेंट्स। तो इट इज द सिलेक्शन ऑफ
इट इज द सिलेक्शन ऑफ डिजीज एंड suitable breeds। ठीक है, पहला कंपोनेंट तो ये कि जो ब्रीड आप कर रहे हो, suitable breed का मतलब ये है yielding कैपेसिटी अच्छी हो और डिजीज फ्री हो, उसके अंदर कोई डिजीज ना हो, पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट प्रॉपर एंड सेफ फार्म एनवायरमेंट, इट इज रिलेटेड विद द हाउसिंग। ठीक है, नेक्स्ट फीड से रिलेटेड, फीड एंड प्रॉपर वाटर। नेक्स्ट हाइजीन, क्लीनलीनेस, तो हाइजीन एंड प्रॉपर हाइजीन एंड हेल्थ। ठीक है, दे आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स they are the important components of farm management। ठीक है, दिस आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फार्म मैनेजमेंट। बिल्कुल वही जो हम ऑलरेडी फार्म मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स में मैंने आपको पढ़ाया था। इट इज द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल ब्रीड, ये रहा, उसके अंदर भी पढ़ाता है। फिर दूसरा अपन ने पढ़ा था हाउसिंग, प्रॉपर एंड सेफ फार्म एनवायरनमेंट। तीसरा मैंने आपको पढ़ाया था फीड। चौथा मैंने आपको पढ़ाया था क्लीनलीनेस, तो ये हाइजीन वाला आ गया। और फिफ्थ में वो वेटरनरी डॉक्टर हेल्थ से रिलेटेड था, तो ये हेल्थ आ गया। क्लियर? तो दिस आर द, ये अलग से नहीं रखना आपको, तो दिस आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपके जो पोल्ट्री हैं और जो पोल्ट्री से जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दे आर द रिच सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन एंड गुड क्वालिटी ऑफ फैट विच एंड राइट काइंड ऑफ फैट फॉर द गुड हेल्थ। मतलब फैट वैसे हेल्थ के लिए आपके कौन से सैचुरेटेड फैटी एसिड, खैर अभी मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, अभी सिर्फ यहाँ पर तो बहुत डिटेल आ जाएगा, अभी इतना डिटेल आपके है नहीं। आप सिर्फ इतना देख लो कि पोल्ट्री एंड जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, दे आर द रिच सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन और अच्छी क्वालिटी, राइट काइंड ऑफ फैट, यानी कि राइट काइंड ऑफ फैट मतलब जो हमें एडवर्सली इफेक्ट नहीं कर रहा है, इवन तो हमारे गुड हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये मिलता है इससे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, पोल्ट्री एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स poultry and poultry products, they are rich source of animal protein, they are the source of animal protein and good fat, and good fat here, right kind of fat for which is required for good health. Clear? Is this next point is this, जो मैंने आपको बताया हमारी कंट्री के अंदर, in our country, poultry means domestication of chicken. For what purpose? For the meat or for their eggs. अपन यही समझते हैं ना, अगर यहाँ पे कोई बोले पोल्ट्री फार्मिंग, तो अपन यही समझते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं, मुर्गी के बच्चों का, वो मुर्गी की पालन पोषण करना, यही समझते हैं इंडिया के अंदर। तो ये इंडिया के अंदर वैसे पोल्ट्री का मतलब क्या है, मैंने बताया फाउल बर्ड्स का डोमेस्टिकेशन फॉर फूड और फॉर देयर एग्स। उसमें बर्ड्स में चिकन भी है, पर अपने यहाँ सिर्फ चिकन का ही करते हैं, क्योंकि डक्स वगैरह इतने ज्यादा ट्रेंड में नहीं है इंडिया के अंदर। बट अदरवाइज आपके पोल्ट्री के अंदर वर्ल्ड वाइड अगर वैसे उसके अंदर देखा जाए, इसके अंदर सिर्फ चिकन का ही डोमेस्टिकेशन, उसी का पालन पोषण इन्वॉल्व नहीं है, उसके साथ डक्स का भी होता है। ठीक है, बदक जो है उसका भी करते हैं, और कभी कभी इसके अंदर टर्की और गीस भी इंक्लूड होते हैं। बट इंडिया के अंदर इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि डक्स के अंडे, उनका मीट बहुत कम यहाँ पर खाते हैं, तो वहां पर पोल्ट्री का मतलब इंडिया के यही है। तो इन इंडिया, इसीलिए आप अगर, क्योंकि हम इंडियंस हैं, तो इंडिया के अंदर जो है हम उसी को मानेंगे। अगर पोल्ट्री फार्मिंग की बात करें तो हम मुर्गी पालन ही समझते हैं, इसलिए उसका मतलब। तो इन इंडिया पोल्ट्री मीन्स
domestication of chicken for meat and their eggs. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर वर्ल्ड के अंदर इंडिया जो है 6th पोजीशन पर है, तो ये लिख लीजिए, इन इंडिया स्टैंड 6th रैंक है इसकी पोल्ट्री फार्मिंग में, इंडिया स्टैंड 6th रैंक इन पोल्ट्री फार्मिंग इन वर्ल्ड, मतलब 6th नंबर पे स्टैंड करता है पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, अगर पर कैपिटा कंजम्पशन, क्योंकि अपने यहाँ वेजिटेरियंस भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियंस भी होते हैं, और अलग अलग काइंड ऑफ वेजिटेरियन है। कैसे? कुछ तो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन, कभी नॉनवेज को हाथ ही नहीं लगाते हैं, कुछ ट्यूसडे और सैटरडे वाले होते हैं, ठीक है, कि बाकी नॉनवेज चलता है, ट्यूसडे सैटरडे को नहीं खाते, और नवरात्रों में नहीं खाते, ऐसे वाले होते हैं। और एक और कैटेगरी क्या है, वेजिटेरियन अंडे खाते हैं बट चिकन नहीं खाते, मीट नहीं खाते। ये 3-4 कैटेगरीज हैं अपने इंडिया के अंदर वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस की, बाकी वर्ल्ड के अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बात करेंगे कि इसीलिए अगर इंडिया के अंदर पर कैपिटा कंजम्पशन देखा जाए ना, इस वजह से कम है कंपैरेटिवली, कितना है, 19 एग्स जो है पर ईयर का, और 20 ग्राम ऑफ मीट। लेकिन आपका जो न्यूट्रिशन एडवाइजरी कमिटी जो है उसके अकॉर्डिंग, ऑफ द मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके अकॉर्डिंग हर साल, मतलब एक अंडा, आपने ऐड भी सुना होगा, मतलब रोज एक अंडा जो है खाना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली मतलब 300 एग, मतलब हर एक पर्सन का होता है 300 एग पर ईयर जो है कंजम्पशन होना चाहिए एक इंसान का। और अगर यही मीट कंजम्पशन की बात की जाए तो 180 ग्राम मीट पर डे ये कंजम्पशन जो है बताया गया है। बट इंडिया के अंदर मैंने बताया 19 एग और 20 ग्राम ऑफ मीट, इतना ही है। मैं आपको बताया उसका कारण, ये जो टाइप्स ऑफ वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियन, उस वजह से, ठीक है, नोट आउट कर लिया आप सभी स्टूडेंट्स ने। उस वजह से भी और भी रीजंस हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन भी बहुत सारे लोग हैं, प्रॉपर खाना ही नहीं मिलता, तो से अफोर्ड करेंगे एग और मीट खाना, ये भी एक रीज़न है। चलिए, हाँ, वैसे मैं खुद वेजिटेरियन हूँ इस चीज़ को सपोर्ट, पर खाते हैं लोग बाग, अच्छी बात है, खाओ तो, अदरवाइज तो अपने ग्राम पल्सेस के अंदर भी खूब प्रोटीन है, नहीं खाओ तो भी ठीक है। बट ठीक है, बता, इसमें जो बुक्स में है वो बता देते हैं। तो लिखिए, इन इंडिया पर कैपिटा कंजम्पशन annually of egg is 19 and 20 ग्राम of meat। इतना है कि मतलब 19 एग एंड 20 ग्राम ऑफ मीट, इतना है पर कैपिटा कंजम्पशन एनुअली, इतना ही है सिर्फ इन इंडिया। पर कैपिटा कंजम्पशन एनुअली इट इज 19 एग एंड 20 ग्राम ऑफ मीट, ठीक है। जबकि होना कितना चाहिए, कितना बता रखा है न्यूट्रिशनल एडवाइजरी कमिटी ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वाइल न्यूट्रिशनल काउंसिल कमिटी ऑफ, लिख लेना इंडियन, सॉरी ये आ रही, लिख रही हूं, ऑफ इंडियन मेडिकल, मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रही, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल, एक्चुअली इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा वाला माइंड में चल रहा है, इसलिए वही उसमें आ रहा है, क्योंकि अपन ये सब प्लांट वो आएगा इसलिए, और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ये, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए एन एग पर डे
इतना हर एक इंसान को, मैं पूरा फॉर्मेट नहीं लिख रही हूँ, सीधा डायरेक्टली डाटाज लिख रही हूँ, आप इसे फॉर्मेट कर लेना। न्यूट्रिशनल काउंसिल कमेटी जो है ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके अकॉर्डिंग हर इंसान को एक दिन में एक अंडा कम से कम खाना चाहिए, तो इट शुड बी एन एग पर डे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो पर कैपिटा कंजम्पशन जो है एनुअली एक इंसान का कितना होना चाहिए, 300 एग, इतना होना चाहिए। और मीट की बात की जाए तो इट शुड बी 180 ग्राम ऑफ मीट पर डे, इतना मीट का कंजम्पशन होना चाहिए, ये एग का होना चाहिए एनुअली। ये एनुअली कंजम्पशन दे रखा है, ये मैंने मीट का कंजम्पशन दे रखा है एक पर्सन के द्वारा। क्या डिफरेंसेस है ये आप देख लेना, ठीक है। तो इट इज दिस। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं इसका फायदा क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। तो पोल्ट्री क्या है ये सब, अब अभी तक मैंने जो पढ़ा है ना, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो देखो 2 सेकंड का काम है, भी इसमें जो इतना टाइम, एक बार तो आपने सारा कुछ देख लिया होगा। पहली चीज, पोल्ट्री वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या चलता है, अपन सब इंडियंस ही लेक्चर ले रहे हैं अभी मेरे, ठीक है, क्योंकि बाहर वाले तो मिक्स वाले लैंग्वेज में ले नहीं सकते, उनके लिए बाद में आएंगे। तो अभी अपन, आप लोग जो सुन रहे हो, आपके माइंड में पोल्ट्री सुनते ही क्या आएगा, मुर्गी पालन, ठीक है, यही आएगा क्योंकि हम इंडियंस हैं। तो पहली चीज, आप कोई बात नहीं, हमने क्या शुरू किया उसे छोड़ो, आप ये समझना ना कि इंडिया के अंदर के पोल्ट्री का मतलब है चिकन का, मुर्गी पालन, डोमेस्टिक, उनको पालन पोषण करना। किस लिए कर रहे हैं, उनकी भलाई के लिए, कि बेचारा कोई पालने वाला नहीं है तो हम पाल लेते हैं अपने फायदे के लिए। हमारा फायदा क्या है, चिकन, उसका जो मीट है और उसका जो एग्स है उसके लिए, ठीक है। ये तो हमने इंडिया की बात करी। अब फिर हम वर्ड वैसे देखेंगे, अदरवाइज पोल्ट्री जो है इसका मतलब होता है, इट इज द क्लास ऑफ द डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स विच इंक्लूड व्हाट, एक तो चिकन जो हमने यहाँ पे देखा है, उसके साथ साथ डक्स भी इंक्लूड है इसके अंदर, एंड समटाइम इट इंक्लूड टर्की एंड गीस। ये एक चीज आपको, ये 3 बर्ड्स के नाम और आपको याद रखने होंगे, ठीक है। फिर एक चीज और याद रखना कि पोल्ट्री जो वर्ड है इसे इन बर्ड्स के मीट के लिए भी रेफर किया जाता है, जैसे, लेकिन अब इसको आप ऐसे देखते हो, और मोर इन ए जनरल सेंस अदर बर्ड्स के मीट के लिए भी फिर आप पोल्ट्री वर्ड्स यूज कर लेते। जैसे आपने सुना हो पहले मारुति की गाड़ियां चलती थी ज़्यादा, अभी इतने सारे रेंज रोवर और ये सब अभी आई है, जगवार, मतलब आई तो पहले भी थी, बट इंडिया के अंदर मोस्टली आपने सुना होगा जो पुराने पूछे जाए दादाजी के टाइम पे तो मारुति। तो आज भी अगर गांव के लोग, अभी तो खैर एडवांस्ड हो गए हैं, तो फिर बाद में उनका ये था कि मारुति जो कंपनी का नाम है ना, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था कार के लिए। कोई भी गाड़ी आएगी गाँव में तो क्या बोलेंगे, अरे मारुति है उसके पास। फिर चाहे आप जगवार ले जाओ, चाहे आप मर्सरीज ले जाओ, कोई सी भी गाड़ी ले जाओ, उनके लिए मारुति होती है। तो मतलब वैसे मारुति का मतलब आपको पता है क्या है, बट जनरल सेंस उन लोगों ने उसको क्या, जो 4 व्हीलर्स जो हैं उनको मारुति कर दिया। पहले एम्बेसडर चला करती थी तो एम्बेसडर ही बुलाते थे, कोई सी भी गाड़ी ले जाओ 4 व्हीलर तो एम्बेसडर आ गई था। तो ऐसे ही पोल्ट्री जो वर्ड है, वैसे तो इन्हीं बर्ड्स यानी कि डक, चिकन, टर्की एंड गीस, इनके मीट के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन जनरल सेंस में सारी बर्ड्स जो हैं उनके मीट के लिए हम ये वर्ड यूज कर दिया। समझ में आया? चलिए फिर नेक्स्ट, अब जैसे डिटर्जेंट्स हैं, सर्फ बोलते हैं उसे, ठीक है, सर्फ एक्सेल का एक वो कर रहे हैं, सर्फ पहले आता था, अब सब डिटर्जेंट्स को सब कोई सा भी डिटर्जेंट हो आप सर्फ ही बोलोगे उसे, तो ऐसे करके ये चीज़ है। तो इसलिए ये पोल्ट्री वर्ड से मतलब क्या ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि पोल्ट्री और जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, हाँ, व्हाट वर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, कुछ नहीं रखना इसमें स्पेशली। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर फार्म मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स डिस्कस किया था, उसके अंदर बकायदे ही सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। पहला पॉइंट था उसके अंदर आपका सिलेक्शन ऑफ ब्रीड। तो सिलेक्शन ऑफ ब्रीड, कैसी ब्रीड का सिलेक्शन करते थे हम, जो मतलब उसकी एक तो यील्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो, दूसरा डिजीज रेजिस्टिविटी हो। तो पहला कंपोनेंट वही हो गया, सिलेक्शन ऑफ द डिजीज फ्री एंड सूटेबल ब्रीड। नेक्स्ट कंपोनेंट हाउसिंग देखा था, तो प्रॉपर एंड सेफ फार्म एनवायरनमेंट। तीसरा कंपोनेंट फीड देखा था, तो प्रॉपर फीड एंड वाटर। चौथा कंपोनेंट हम लोगों ने हाइजीन, क्लीनलीनेस देखा था, तो उसमें हाइजीन से रिलेटेड, तो हाइजीन। फिफ्थ में वेटरनरी डॉक्टर वाला हेल्थ से रिलेटेड था, तो हेल्थ आ गया। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। एक भी चीज इसमें, एक भी पॉइंट आपको रट्टा नहीं लगाना, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, बस इसको पोल्ट्री फार्म में डालना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, पोल्ट्री एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में दे आर द रिच सोर्स ऑफ द एनिमल प्रोटीन, ठीक है। और इसमें जो फैट जो मिलता है, दे आर द राइट काइंड ऑफ फैट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड हेल्थ, इट वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड हेल्थ,
फिर इंडिया के अंदर क्या, ये तो हाँ, एक फिर ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड की रैंकिंग में पोल्ट्री फार्मिंग की जो रैंकिंग है इंडिया की, इट इज एट द 6th पोजीशन। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में ये कि अब क्यों मतलब ऐसा किया जा रहा है ये सब। तो सबसे पहली चीज तो ये, इसको नोट आउट बाद में कराएंगे, आप पहले सुन लो। पोल्ट्री फार्मिंग में जो बर्ड्स हम जिनका पालन पोषण कर रहे हैं ना, एक तो इनको पालना पोसना, इनको रेस कर रहे हैं, इन्हें बड़ा करना बहुत ही आसान है, इट इज ईजी टू रेस। दूसरा, एंड कैन एक्यूमुलेटाइज टू अ वाइड रेंज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये अडेप्ट कर लेती हैं, उसको फेवर्ड कर लेती हैं, ईजी गोइंग सर्वाइव कर जाती हैं। तो मतलब क्लाइमेटिक वेरिएशंस का इतना ज़्यादा इफेक्ट इन पर नहीं आता है, एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये, इनके जो प्रोडक्ट्स, एक तो हाँ, दे आर हाईली प्रोलिफिक, मतलब इनका रिप्रोडक्टिव बढ़ती बहुत आसानी से, रिप्रोडक्टिव रेट बहुत ज़्यादा है और शॉर्ट लाइफ स्पेन है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। इनसे जो प्रोडक्ट मिलता है, दे आर गुड सोर्स ऑफ मनी, मनी का अच्छा सोर्स है, अच्छा खासा पैसा यहाँ से आता है। और अगर इंडियन ब्रीड की बात करें तो इसमें तो इनकी थोड़ा प्रोडक्शन कम है, 60 अंडे देती है पूरे साल भर के अंदर। वहीं अगर हम एक्जॉटिक ब्रीड देखें तो 270 अंडे देती है वो एक साल के अंदर। ठीक है, तो ये है, तो दे आर द गुड। और एंटरप्राइजेस के ऊपर क्या एडवांटेजेस हैं, पोल्ट्री फार्मिंग क्यों एडवांटेजेस हैं ज़्यादा एंटरप्राइजेस से, एक तो जो यील्ड रिटर्न है वो इसके अंदर क्विक है, क्योंकि शॉर्ट लाइफ स्पैन है, जल्दी प्रोडक्टिविटी, तो हम लोग जो पैसा लगाते हैं जल्दी आपको रिटर्न ईजी जल्दी मिलता है। अदरवाइज कोई इंडस्ट्री खोलो, रिटर्न थोड़ा लेट है, तो यील्ड रिटर्न ईजी है इसके अंदर। दूसरा, बहुत ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, बहुत ही लिटिल स्पेस, बहुत ही कम जगह चाहिए होती है, मैनेज करना बहुत आसान है, आपको नहीं बहुत सारे बंदे हायर करने पड़ रहे हैं, इसमें लोअर इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ है, इट इज़ ईजी टू मैनेज। ठीक है, इट नीड लिटिल स्पेस एंड यील्ड रिटर्न इज गुड। ठीक है, यील्ड रिटर्न इज गुड एंड क्विक इन इट। तो एक तो ये इसका बेनिफिट है एंटरप्राइजेस के ऊपर। दूसरा, आपका ये आपको पता होगा कि चिकन फार्म, चिकन को जो लार्ज कॉलोनीज के अंदर जहाँ पर ब्रीडिंग होती है, एक स्पेशल प्लेस उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, जिसे अपन बोलते हैं पोल्ट्री फार्म। ठीक है, फ्लोर आर्म पोल्ट्रिंग भी ये है। हाँ, इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या वो मतलब जो फ्लोर पर ही उसके दाना पानी डाल देते हैं, लेकिन हाँ वो जो फार्म है रेट फ्री होना चाहिए, तो चूहे भी वहाँ पे पनप जाएंगे, तो वो कुछ भी नहीं, उल्टा बीमारियाँ और फैलाएंगे। तो एक इस चीज़ का ध्यान रखो, प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए। ड्रेनेज क्यों, अदरवाइज गंदगी फैलेगी तो बीमारियाँ होंगी, तो बीमारियाँ होंगी तो फिर वो चिकन्स के लिए, जो वहाँ पर जो बर्ड्स जो हैं उनके लिए तो हार्मफुल है ही सही, और साथ में अगर उनका जो पालन पोषण जो कर रहे हैं, अगर वो उनका जो केयरर जो है, जो उनका टेक केयर करता है, अगर वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे, तो उनके साथ साथ ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी ये बहुत ही फैटल रिस्पॉन्स साबित होंगी। क्यों, हम उसे फाइनली कंज्यूम करते हैं उनके एग्स और उनके मीट को, तो वो चीज़ हमें भी इफेक्ट कर सकती है। खैर, काफ़ी डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई कि हाईली रिप्रोडक्टिव रेट है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है। ठीक है, दे आर ईजी टू रेज एंड कैन एक्यूमुलेटाइज इन अ वाइड रेंज ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन। क्या है ये सब अपन इसे डिस्कस करेंगे। ये लिख लिया आप सभी स्टूडेंट्स ने, हटा दूँ, बोरिंग है थोड़ा सा, आई नो पर कुछ नहीं, क्या करें, पढ़ना तो है ही। पोल्ट्री वगैरह क्या एनसीईआरटी में और क्या है, बहुत कोई टफ चीज़ें नहीं है, आपको देख के पता लग रहा होगा। एक न्यूज़पेपर रीडिंग लगानी है तो लगा के जाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज दिस, पोल्ट्री फार्मिंग का क्या बेनिफिट। एक तो पोल्ट्री बर्ड्स, दे आर easy to raise and acclimatize to wide variety of climatic condition. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्टिव रेट हाई है, दे आर प्रोलिफिक। इसका मतलब लिख लीजिए, हाई रिप्रोडक्टिव रेट
एंड शॉर्ट लाइफ स्पैन। ये इसका एक एडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके जो प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं, दे आर प्रोडक्ट्स, दे आर द गुड सोर्स ऑफ मनी। ठीक है, देयर प्रोडक्ट्स आर गुड सोर्स ऑफ मनी। अब इसमें भी लिख लो कि इंडियन ब्रीड्स जो हैं, इंडियन ब्रीड्स दे ले, सॉरी, इंडियन ब्रीड्स तो सिर्फ 60 अंडे देती है हर साल, 60 एग्स पर ईयर, वाइल जो एक्सोटिक ब्रीड्स जो होती हैं दे ले 270 एग्स पर ईयर। इतना डिफरेंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पोल्ट्री फार्मिंग इट इज एडवांटेजियस ओवर द एंटरप्राइजेस। व्हाट वाज द रीजन? पोल्ट्री फार्मिंग it is advantageous over enterprises। क्या over other enterprises? What was the reason? सबसे पहला तो it yield quick return and need little space and can easily manageable। ठीक है, लिटिल स्पेस, जगह बहुत कम चाहिए, मैनेज करना आसान है, और रिटर्न भी जो है, जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जल्दी वापस आता है। तो इट यील्ड्स क्विक रिटर्न require less space and it is easy to manage। ठीक है, मैनेज करना इसको ज़्यादा आसान है, जगह कम चाहिए, ये कुछ इसकी जो है एक तो ये एडवांटेजेस है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया पोल्ट्री फार्म्स किसे कहते हैं, तो चिकन्स दे आर ब्रीड इन अ लार्ज स्पेशल प्लेस विच इज कॉल्ड द पोल्ट्री फार्म। लिख लीजिए, चिकन्स जो हैं it breeds in large chicken breeds in a special place। इसे कहते हैं पोल्ट्री फार्म। जहां पर चिकन की जो ब्रीडिंग होती है ना, जिस जगह पर, उसे अपन कहते हैं पोल्ट्री फार्म। और वैसे पोल्ट्री जो बर्ड्स हैं इन्हें ड्राई, कंफर्टेबल और एक वेल वेंटिलेटेड केज के अंदर रखा जाता है। आपने देखा होगा कई बार ट्रैवल करते हुए कि गाड़ी के अंदर ऐसे एक केज, एक पिंजरा टाइप का होता है, बहुत सारे उसके अंदर केज के अंदर बहुत सारे रूम्स यानी कि बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसके अंदर ये बर्ड्स जो है रहती हैं। ठीक है, एक्चुअली इसमें जो अलग अलग जो कंपार्टमेंट है ना, अलग अलग जो रूम्स हैं इस केज के अंदर, ये हर एज ग्रुप के जो मतलब अलग अलग एज ग्रुप की बर्ड्स को अलग अलग उसके अंदर रखा जाता है। इसके अंदर फॉर डिफरेंट एज ग्रुप देयर इज द डिफरेंट कंपार्टमेंट। ठीक है, तो लिखिए चिकन, सबसे पहले तो चिकन की जो ब्रीडिंग जहां पर होती है वो स्पेशल प्लेस को हम कहते हैं, इट इज चिकन ब्रीड इन स्पेशल प्लेस विच इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्म। उसे कहा जाता है पोल्ट्री फार्म। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जो पोल्ट्री बर्ड्स है इन्हें कहां रखा जाता है, तो पोल्ट्री बर्ड्स दे आर कीप इन ड्राई, comfortable and well ventilated cages। ठीक है, और ये जो सेपरेट रूम्स और कंपार्टमेंट्स जो हैं ये बने होते हैं इसके अंदर बर्ड्स के लिए फॉर द डिफरेंट एज ग्रुप। अलग अलग एज ग्रुप की बर्ड्स अलग अलग कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ये नोट आउट कर लिया क्या आप सभी स्टूडेंट्स ने? चलिए, ये पोल्ट्री सारी चीजें आपको पता होंगी, ये वाली भी, कि चिकन की जो ब्रीडिंग होती है जिस जगह पर, कि छोटी सी जगह चाहिए उसको पोल्ट्री फार्म बोल दिया हम लोगों ने।
इनको रखने के लिए वो पिंजरे आपने शायद देखे भी होंगे, आप कई बार ट्रैवल करते हो तो गाड़ियां भी आपको देखते हैं, पोल्ट्री एक केज होता है, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसके अंदर ये बर्ड्स जो है रखी जाते हैं। मुर्गियां आपने देखी होंगी, मुर्गियों को ले जाते हैं ऐसे ही, उसे केज में वेंटिलेशन होता है, पूरा जालीदार होता है वो, ठीक है, इसके अंदर रखते हैं। अलग अलग कंपार्टमेंट जिसमें अलग अलग एज ग्रुप की बर्ड्स को रखा जाता है। तो लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज सेपरेट room or compartment for the birds of different age group. Next point is this floor house, आपने सुना होगा, ये बहुत कॉमन है, ठीक है। The floor housing is more common. फ्लोर पर जो है आपका हस्क और स्ट्रॉस जो है इससे कवर होता है, लेकिन मैं आपको बताया फार्म जो है इट इज रैट प्रूफ विद द प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि इसमें चूहे वूहे नहीं हो, ये एक होना चाहिए। तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, द फ्लोर हाउसिंग इज मोर कॉमन। जमीन पर ही ये सब डाल देते हैं, इट इज मोर कॉमन। The floor is covered with, लेकिन अब आप इतना अनाज अगर फ्लोर पे डाल रहे हो तो चूहे आते हैं, तो फार्म जो है ये रैट फ्री होना चाहिए। तो द फ्लोर इज कवर्ड विद हस्क एंड स्ट्रॉ। The farm is rat proof with proper drainage. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, जो फीड जो करा रहे हैं हम पोल्ट्री को, इसके अंदर क्या क्या वो होता है आपको पता होगा। इट कंटेन्स सीरियल, मिलेट्स, मिलेट ऑयल केक्स, फिर इसके अंदर आपके कुछ फिशेस और मीट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, मिनरल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये सारा का सारा जो है ये आप खुद ही लिख लेना। फिश सिलेज है, प्रोटीन कंसनट्रेट जो है इनके खाने के अंदर इन्वॉल्व होता है। क्लियर? तो ये हो गया। नेक्स्ट जो है इट इज़ ऑल अबाउट द पोल्ट्री। समझ में आ गया ना? अभी तक पोल्ट्री में इंडिया के अंदर इसका क्या मतलब, पोल्ट्री का क्या मतलब, इंडिया का रैंक कौन सा है, 6th रैंक है। पोल्ट्री फार्मिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं ओवर द एंटरप्राइजेस की, क्विक यील्ड रिटर्न है, इजी टू मैनेज है, कम जगह चाहिए। पोल्ट्री फार्म किसे कहते हैं, जहाँ पर चिकन की जो ब्रीडिंग जो हो रही है उसको जहाँ पर स्पेशल प्लेस को पोल्ट्री फार्म बोला। फिर मैंने आपको बताया मतलब इनको चिकन्स को आप एक वेल वेंटिलेटेड केज के अंदर ड्राई और कंफर्टेबल प्लेस में रख सकते हैं। ये जो केज है इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए। फिर फ्लोर हाउसिंग के बारे में बताया, इसमें फ्लोर पर जो है ये आपका हस्क और स्ट्रॉ से कवर कर दिया जाता है ऐसे, लेकिन ये जो फार्म है ये जो फ्लोर हाउसिंग वाला, इसके अंदर ये रैट प्रूफ होना चाहिए विद द प्रॉपर ड्रेनेज। इसका फीड क्या है ये आप लिख लेना, इसमें आपका क्या बोलते हैं, सीरियल्स हैं, मिलेट ऑयल केक्स हैं, आपके फिशेस एंड मीट प्रोडक्ट्स हैं, मिनरल्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स इसके अंदर इंक्लूड हैं, फिशरीज हैं एंड प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। दिस आर द फीड ऑफ दिस पोल्ट्री बर्ड्स। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हैन। मुर्गी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके अंदर जो इंडोजीनियस ब्रीड है और एक्सोजीनियस जो ब्रीड है, एक्सोटिक ब्रीड जो है, वो मैंने पावर पॉइंट के साथ थ्रू आपको शो की है, इसीलिए अपन सेटअप करेंगे। तो पहले ये लिख लेंगे, ये लिख लिया क्या, हटा दो इसे। आपको पता है एज ग्रुप से मुर्गी जो है अंडा देना शुरू कर देती है? 6 महीने की जब वो होती है, hen start laying egg at the age of 6 month। 6 महीने की उम्र से अंडे देना शुरू कर देती है। इसकी जो ब्रीड्स है ये सारा मैंने पावर, क्योंकि रट्टाफिकेशन सेक्शन है, पावर पॉइंट के साथ डिस्कस किया है, तो अपन वो सेट कर लेते हैं जब तक। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हैन, डक वगैरह जो बचा है ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हैन के बारे में, जैसा कि मैंने अभी आपको ये तो पहले बता ही दिया था कि हैन जो है, मुर्गी जो है,
6 मंथ की एज से जो है अंडा देना स्टार्ट कर देती है। तो पहला पॉइंट इसके अंदर यही लिखा हुआ है, इट स्टार्ट लेइंग एग एट द एज ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो सीजन्स है, विंटर सीजन, समर सीजन, टेम्परेचर का इफेक्ट ये आता है कि एग का जो प्रोडक्शन होता है ये विंटर सीजन के अंदर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द समर सीजन। ये टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, देन नहीं आएगा, द नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द विंटर दे आर मोर देन इन द समर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, द डोमेस्टिक फाउल दैट इज द गैलस, इट कैन बी क्लासिफाइड एज, इसको इंडिजीनियस और द देसी मुर्गी जिसे अपन बोलते हैं, इंडियन ब्रीड और द एक्सोटिक ब्रीड के अंदर क्लासिफाई किया गया है। दोनों के नाम क्या, किसमें कौन कौन सी ब्रीड्स हैं, इंडोजीनियस ब्रीड्स, इंडियन ब्रीड्स कौन कौन सी हैं, यानी कि देसी ब्रीड्स कौन कौन सी और एक्सोटिक ब्रीड्स कौन कौन सी हैं, ये हम इसमें देखेंगे। दैट इज द असील, गैगस, कराकंथ, ब्रह्मा, बरसा, ब्लैक बंगाल, चित्तागोंग, टैलीशेरी, दे आर द इंडियन ब्रीड्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, पोल्ट्री बर्ड्स एक्सक्लूसिवली ग्रोन फॉर मीट, इट इज कॉल्ड ब्रॉयलर्स। मतलब पोल्ट्री बर्ड्स का वैसे जो अपन जो ब्रीड करते हैं उसका रीजन होता है एग्स के लिए और मीट के लिए। द पॉइंट इज दैट कि अगर पोल्ट्री बर्ड्स का जो हम उनको जो ग्रो कर रहे हैं, ब्रीडिंग जो करवा रहे हैं, अगर वो एक्सक्लूसिवली मीट के लिए है तो उन्हें हम बोलते हैं ब्रॉयलर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन ब्रीड्स दे आर स्लो ग्रोइंग, less efficient converter and produce fewer egg. As I already told you, Indian hen जो 60 egg per annum, जबकि जो exotic breed है 270 egg per year इसका प्रोडक्शन है। तो यही बोल रहे हैं कि जो इंडियन ब्रीड्स हैं स्लो ग्रोइंग है, लेस एफिशिएंट कन्वर्टर है, क्योंकि ये कुछ ही अंडे, मतलब एक साल में खाली 60 अंडे ही प्रोड्यूस करती है, जबकि जो एक्सोटिक ब्रीड्स हैं वो 270 अंडे तक देती है एक साल के। ठीक है, नेक्स्ट इज द एक्सोटिक ब्रीड्स। ये तो हमने इंडोजीनियस ब्रीड्स, इंडियन ब्रीड्स के, इंडिजीनियस ब्रीड्स दैट इज द इंडियन ब्रीड्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट एक्सोटिक ब्रीड्स, जितना नाम हो सके कर लेना, नहीं तो स्किप कर सकते हो उसे, बट मेरा तो ड्यूटी है पढ़ाने का तो इसलिए मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट इज द विटलगन, रोडे आइलैंड, रेड पाइमंथ रॉक, न्यू हैम्पशायर, स्यूसेक्स, ऑस्ट्रेलॉप माइनर, दिस आर द एक्सोटिक ब्रीड्स। इसमें लिखा है HH260। इट मतलब बताया था कि अपन ने अभी तक तो इतना ही पढ़ा था कि इंडियन ब्रीड जो है ये आपकी 60 एग पर एनम, एक्सोटिक ब्रीड 270 एग पर एनम। इसमें बता रहा है कि HH260 जो है ये 260 से भी ज़्यादा अंडे देती है एक साल के अंदर, और इसकी मोर्टेलिटी रेट जो है, ठीक है, ये भी कंपैरेटिवली लो है, एंड मोर्टेलिटी रेट इज लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द ब्रॉयलर with high nutritive value have been produced by, ये मिस्टेक है, पहली बात तो बीन के बाद फुल स्टॉप नहीं आएगा क्योंकि कंटिन्यूएशन टूट गया है यहाँ पर। इट हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस, वो ब्रीडिंग है, ठीक है, BREEDING, क्रॉस ब्रीडिंग। हिट्रोसिस से मतलब ब्रॉयलर्स, मतलब पता है ना, ब्रॉयलर्स मतलब अगर ब्रीडिंग जो है ये अपन एक्सक्लूसिवली मीट के लिए कर रहे हैं तो उन्हें अपन ने ब्रॉयलर्स कहा था। तो जो ब्रॉयलर्स हैं विद हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू, जिनका मीट का न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छा है, इनको किस तरीके से ये बता रहा है कि क्रॉस ब्रीडिंग से, हिट्रोसिस से बनाया जाता है। ठीक है, क्रॉस ब्रीड से ये स्पीशीज जो है अपन को मिलती है। क्लियर? चलिए, इसके अंदर हैन के अंदर इतना कुछ है नहीं, सिंपल ये ब्रीड्स के नाम जितना रट सको उतना रट लेना। बाकी ये तो 2 पॉइंट्स ही हैं कि विंटर के अंदर एग प्रोडक्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द समर। दूसरा 6 मंथ की एज से एक प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता होगा। इंडियन ब्रीड 60 एग पर एनम, एक्सोटिक ब्रीड 270 एग पर एनम, और HH260 वाला एक पॉइंट यहाँ याद रख लेना कि 260 से भी ज़्यादा अंडे का प्रोडक्शन करता है एक साल के अंदर HH260। ठीक है, ब्रॉयलर्स क्या होते हैं कि टर्म याद रखना कि अगर जो ब्रीडिंग है एक्सक्लूसिवली फॉर मीट की जा रही है तो उसको बोलते हैं ब्रॉयलर्स। ठीक है, चलिए, इट इज ऑल अबाउट द हैन। नेक्स्ट जो स्लाइड है, डक जो है, डक, और अपन ने जो पोल्ट्री फार्मिंग जो पढ़ी थी, पोल्ट्री जब डिस्कस किया था उसमें क्लास ऑफ बर्ड्स कौन कौन से थे, चिकन, हैन डिस्कस कर चुके, डक वो मैं डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन समटाइम इट ऑल्सो इंक्लूड व्हाट,
दैट इज द टर्की एंड गीस, ये भी था। तो ये दोनों भी हम लोग इसके अंदर, एक एक लाइन है उसकी टर्की और गीस की, तो ये भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं उसकी स्लाइड लगाती हूँ, जब तक आप इसको कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट डक। डक जो है दे आर अबंडेंट इन, ये साउथ और जो ईस्टर्न एरिया जो है, इन साउथ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहां पर ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। कहां में? साउथ और ईस्ट पार्ट के अंदर ज्यादा आपको मिलती है। डक की लगभग 20 वैरायटीज हैं, 20 प्रजातियां हैं इसकी। कॉमन इंडियन ब्रीड्स दे आर इंडियन रनर, शाइलेट मेटा एंड नागेश्वरी। ये आपकी कुछ कॉमन इंडियन वैरायटीज हैं डक की, दैट इज द इंडियन रनर, शाइलेट मेटा एंड द नागेश्वरी। नेक्स्ट कुछ एक्सोटिक ब्रीड्स जो इसके अंदर इंक्लूड है, दे इंक्लूड कैंपबेल, पैकिन, मस्कौरी एंड आइलिशबरी। अब नेक्स्ट गीस और टर्की भी जो आपकी पोल्ट्री के अंदर इंक्लूड थे। तो गीस के बारे में देखा है कि 2 कॉमन वैरायटीज हैं इसकी, दे आर द ब्राउन एंड व्हाइट। टर्की जो है रिसेंटली डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स हैं, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीड्स जो हैं दे रखी हैं, दैट इज द ब्रिटिश व्हाइट, ब्रॉड ब्रीस्टेड ब्रॉन्ज, बेल्ट्स वाइल्ड, स्मॉल व्हाइट नैरफोल्ड। दिस आर द सम एक्सोटिक इंपॉर्टेंट ब्रीड्स ऑफ दिस टर्की, ठीक है। इसमें आपको याद रखो तो रख लेना, नहीं तो स्किप मार सकते हो इसको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कुछ पूछा जाता नहीं है। और प्रैक्टिकली इतने सारे एग्जाम्पल सारे बच्चे तो नहीं रट सकते हैं, जितना कर सको उतना कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट, लेकिन ये वाला पॉइंट, सम कॉमन डिसीजेज ऑफ द पोल्ट्री। वैसे तो डिसीजेज अपन पूरा और भी साथ में एक साथ भी पढ़ाऊंगी, पर पोल्ट्री की कुछ कॉमन डिसीज यहीं पर इसी के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो है वायरल डिसीजेस कौन कौन सी होती है इन बर्ड्स के अंदर। तो फाउल पॉक्स है, बर्ड फ्लू, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, लिम्फॉइड ल्यूकोसिस एंड रानीखेत, दे आर कॉमन वायरल डिसीजेस ऑफ द पोल्ट्री। अब आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं कि पोल्ट्री की वायरल डिजीजेस कौन कौन सी हैं। तो फाउल पॉक्स, बर्ड फ्लू, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, लिम्फॉइड ल्यूकोसिस एंड रानीखेत, ठीक है। फिर कुछ बैक्टीरियल डिसीजेस के नाम बता रखे हैं, दैट इज द फाउल कॉलेरा, पुलोरम, कोराइजा, माइकोप्लाज्मोसिस एंड द स्पाइरोकैचियोसिस। दिस आर द फ्यू बैक्टीरियल डिसीजेस ऑफ दिस पोल्ट्री फार्मिंग। नेक्स्ट कुछ फंगल डिसीजेस के नाम, सिर्फ नाम यहाँ पर आपको देखना है कि सब वायरल डिसीजेस कौन सी है पोल्ट्री फार्मिंग की, बैक्टीरियल डिसीजेस कौन सी है और फंगल डिसीजेस कौन सी है। बाकी मैंने आपको जैसे कि शुरुआत में जब स्टार्ट किया था तो बताया था कि इसमें 2 सेक्शन में पढ़ते हैं, एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग। लास्ट में अपन इसका करेंगे एनिमल हस्बेंड्री वाले सेक्शन का। तो इसके अंदर जो कुछ कॉमन डिसीजेस हैं जो जिनका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस के अंदर है वो अपन एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुछ अभी सिर्फ नाम देख लो इसके कि पोल्ट्री फार्मिंग की कुछ कॉमन डिजीजेस कौन कौन सी है। फंगल डिजीजेस की कैटेगरी में एफ्लाटॉक्सिस, ब्रूडर निमोनिया, एस्परजिलोसिस एंड थ्रश, क्लियर ये। और कुछ पैरासाइटिक डिसीजेस हैं, कुछ इंटरनल पैरासाइट्स की वजह से होती है, कुछ एक्सटर्नल पैरासाइट्स की वजह से होती है। इंटरनल पैरासाइट विच आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल एंड द एक्सटर्नल पैरासाइट विच आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस, ठीक है। तो इंटरनल पैरासाइट में राउंड वॉर्म, टैप वॉर्म एंड थ्रेड वॉर्म। एक्सटर्नल पैरासाइट के अंदर फाउल माइट, चिकन माइट, फ्लीज, टिक्स एक्सेट्रा, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इफ any one of the infectious disease has affected a mass proportion of the chicken and hens, then the best and safer decision is to avoid the fatal consequence. It is to destroy the affected individual. The point is this कि अपन ने भी इतनी सारी जो infectious disease पढ़ी, अगर ये infectious disease मास यानी कि झुंड में ज़्यादा नंबर के अंदर चिकन या हैन को इफेक्ट करती है तो सबसे वाइज डिसीजन ये होगा कि आप उन सबको डिस्ट्रॉय कर दे। क्यों? अदरवाइज मैंने क्या बताया, ये साथ के जो उनके इंडिविजुअल्स हैं उनके साथ साथ जो इसका कंजम्पशन कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग, ये सबके लिए घातक हो सकता है। यही लिखा है, अ पोल्ट्री कीपर मस्ट बी अवेयर अबाउट द कॉमन डिसीज सो एज टू एंश्योर द वेलबींग ऑफ हैन एंड ऑफ मैन ऑल्सो, क्लियर। इट इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट जो है इसके बाद आपके एनसीईआरटी के अंदर भी ये चीज़, नेक्स्ट टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगी वो है दैट इज़ द फिशरीज। ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक यहाँ तक की चीज़ें सभी को क्लियर है। फिशरीज में पिसी कल्चर है, एक
कल्चर फार्मिंग है, कैप्चर, वो सब क्या है पूरा डिटेल अपन, या तो फिर एक काम करते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करते हैं। तो सीखते के अंदर एक तो पिसिकल्चर, ये फिशरीज वाला जो सेक्शन है ये आपका रह जाएगा, और एक होगा आपका सेरीकल्चर, ठीक है, सिल्क वॉर्म, जहाँ से जो सिल्क की जो वैरायटीज जो है जिस इंसेक्ट से निकलती है सिल्क वॉर्म, वो सेरीकल्चर और पिसिकल्चर आएगा। उसके बाद जो कुछ कॉमन डिजीजेस जो मैं आपको बोल रही थी, एंथ्रेक्स वगैरह, ये हैं आपके सिलेबस के अंदर जितनी है, वो सब अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रोसीड करेंगे। इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी? ओके, थैंक यू।